मनी व्यू फ्रॉम द टॉप में आपका स्वागत है। डेली हंट के सभी दर्शकों को आज मैं एक बहुत ही बड़ी हस्ती से मिलवा रहा हूं। डीपी सिंह साहब, जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के, जो देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेशक का पैसा ये फंड मैनेज करता है और लाखों इन्वेस्टर्स हैं इस फंड में। और इसका बहुत ही ज्यादा श्रेय डीपी सिंह और उनकी टीम को जाता है, जो कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कई निवेशकों को बाजार में लेकर आए हैं। डीपी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डेली हंट के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने अपना करियर शुरू किया, जब मैंने शुरू किया तो तब देखते थे कि 100 पॉइंट भी अगर सेंसेक्स मूव करता था कहीं पे तो लोग बहुत भारी गिरावट या इंक्रीज कहते थे। आज 1000 पॉइंट ऊपर नीचे होता है सेंसेक्स। परसेंटेज टर्म में कम है, उतना ही है शायद 1%, लेकिन लोगों को डर लगता है जब देखते हैं कि एक दिन 1000 पॉइंट चढ़ गया, एक दिन 1000 पॉइंट गिर गया। तो इस वॉलेटिलिटी का जो एक इनोवेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने की, एसआईपी, ये काम कर रही है इस वक्त। और क्या आप एडवाइस देंगे किसी निवेशक को जो इस वॉलेटिलिटी से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं? सबसे पहले तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपसे बात करो तो इतनी खुशी होती है कि ये एक ऐसी व्यक्ति से बात की जा रही है जो कि सारे बाजार को, बाजार की चाल को बहुत अच्छे से समझते हैं और निवेशकों के हक में हमेशा सही बात बताने की हिम्मत रखते हैं। बहुत कम लोग हैं सर ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबकी हेल्प करने का। राजवान साहब, जब हमने कैरियर शुरू किया था, जब आपकी बात बिल्कुल सही है, जब थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर जाता था तो एक बिहेवियर क्या रहता था, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती थी निवेशकों की होड़ लग जाती थी और पैसा लगाने के लिए, और जब मार्केट गिरती थी सारे लोग पैसा निकालने के लिए आ जाते थे कि यार मार्केट गिर गई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने 20 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव जो देखा गया, जो कि हमने पिछले 3 साल में, 4 साल में देखा, कि अभी कहते एक्सपर्ट पहले भी यही कहते थे कि जब मार्केट गिरी होगी तो तभी पैसा लगाना चाहिए, मार्केट बहुत ऊपर हो तो थोड़ा बुक करना चाहिए या इन्वेस्ट रहना चाहिए, ये जो बात की जाती थी। परंतु ये जो बिहेवियर, ये जो चाल हमने निवेशकों की देखी पिछले 3 साल में, जैसे जैसे मार्केट गिरी और ज्यादा लोगों ने पैसा डाला, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर गई और थोड़ा थोड़ा पैसे स्टैगर वे में डालते रहे, क्योंकि आज की डेट में किसी को भी ये नहीं मालूम कि मार्केट कहाँ जाएगी, कितना ऊपर जाएगी या कितना नीचे जाएगी। तो एक बात बिल्कुल सही है, पिछले ना कि सिर्फ हिंदुस्तान की मार्केट की, वर्ल्ड ओवर अगर हम देखते हैं तो मार्केट का उतार चढ़ाव के बाद भी बायस जो है वो अपवर्ड ही रहता है। और ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 5 साल या 5 साल से ज्यादा में इक्विटी मार्केट्स हमेशा हमेशा ही बहुत ज्यादा एक रिटर्न देती हैं उनके लिए। तो लोगों को ये समझ आया। आपने एसआईपी की बात की। एसआईपी इज ए ग्लोबल सक्सेस स्टोरी फॉर इंडिया। इंडिया इज द ग्लोबल सक्सेस स्टोरी फॉर द एसआईपी। पूरे संसार में कहीं भी एसआईपी की स्टोरी ऐसी नहीं है जहाँ के हमारे यहाँ पे 13,000 करोड़ हर महीने 2,000, 1,000, 3,000, 5,000 रुपए करके 13,000 करोड़ रुपए हर महीने में मार्केट में आता है। उससे फायदा क्या हुआ? निवेशक का फायदा ये है कि वो हर लेवल पे पैसा डाल रहा है, उसकी एवरेजिंग हो जाती है, औसत पे पैसा डालता है, और मार्केट के लिए बहुत बड़ी स्टेबिलिटी हो जाती है। 13,000 को ठीक है, अभी आज की डेट में क्योंकि करेंसी थोड़ी डेप्रिशिएट हुई है तो नहीं तो हम ये कहें कि $2 बिलियन, 1.5 या $2.25 बिलियन हर महीने आना एक बहुत ही एक जो है ना सूचक है इसका कि भारत का निवेशक अभी इवॉल्व हो चुका है। और इसका प्रूफ भी, सबूत भी यही है कि इस पर जब एफआईआई ने पैसा निकाला उसके बाद मार्केट गिरी ही नहीं। जिस लेवल पे उन्होंने पैसा निकाला उसके ज्यादा लेवल पे उनको वापस आना पड़ा।
ये हमारे इतिहास में, मार्केट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो FII थे या FPI थे, उनको लगा कि हमने गलत टाइम पे पैसा निकाल लिया, कि ये भारत की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज सो 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 स्ट्रॉन्ग। अब जब पूरे संसार में चाइना +1 की बात हो रही है, तो +1 में इंडिया के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। तो सबको ये यकीन है कि आने वाले टाइम में इस पे हिंदुस्तान का जो कैपिटल मार्केट है, हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, बहुत अच्छा जो नतीजे देने वाला है, और उसका फायदा हिंदुस्तानियों को उठाना ही चाहिए बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। हम्म। सर, आपने काफी समय अपने करियर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बिताया, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो अधिकतर भारतवासी हैं वो फिक्स डिपॉजिट में प्रेफर करते हैं पैसे। हालांकि ये बदल रहा है और ये दर्शाता है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे बैंक डिपॉजिट में हैं। जब बात म्यूचुअल फंड की होती है, अधिकतर हम बात इक्विटी की करते हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के बारे में शायद उतनी बातचीत नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक विकल्प है। अगर आप इक्विटी का रिस्क नहीं ले सकते और आपकी जरूरत थोड़ी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म है, तो डेट म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा विकल्प है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आजकल टारगेट म्यूचुअल फंड्स की बहुत, मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड्स की बहुत बात हो रही है। पहले थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा निवेशकों का कुछ तरह के कैटेगरीज में, और ऐसा नहीं कि पूरी इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ 1-2 हादसे हुए। लेकिन ये जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है, और खासकर इस दौर में जब एक बार फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग सोचते हैं कि अब मेरे को मेरी FD पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसे निकाल के वहीं डाल दूं। इनके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में और डेट फंड्स में निवेश का जो नजरिया है अगले 1-2 साल का, वो क्या है आपके मुताबिक? सर, इसका जवाब ना मैं थोड़ा सा लंबा दूंगा, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि बैंक डिपॉजिट में और डेट म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है। ये अंतर जानने के लिए हमारा सिर्फ ये है कि देखिए, जब हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं तो उसमें हमें एक कूपन होता है कि ये कूपन मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। आज मैं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में FD कर रहा हूँ 3 साल की, तो मेरे को 6%, 6.25% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, और मेरे को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि सिक्योर 3 चीजें देखते हैं, एक तो होता है लिक्विडिटी, दूसरा होता है कि मेरे को सेफ्टी कितनी है, और तीसरा होता है उसमें जिसको बोलते हैं कि कर की लचक, टैक्स एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, लचकीलापन कर का। तो जहां तक सेफ्टी का सवाल है, कोई कोई इशू नहीं है। बैंक में आप पैसा लगा रहे हो तो पूरा सेफ है। अगर आप उसके ऊपर कूपन आपको फिक्स मिल रहा है, लिक्विडिटी है कि हाँ, अगर मैं 3 साल की भी करवाई जरूरत पड़ेगी तो मैं आके पैसा निकाल सकता हूँ, परंतु मेरे को मिलेगा 6.25 से, जिस पे मैं लगाया 6% लगे मिला या 6.25 मिला। उसके सामने अगर मैं डेट फंड में पैसा लगाता हूँ, एक नॉर्मल डेट फंड में, तो डेट फंड में जो रेगुलेशन के हिसाब से जो अदरवाइज भी है कि हम वैल्यूएशन हर रोज करते हैं उसकी। अगर 3 साल की FD में पैसा लगाया और 3 साल की एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, अगर दोनों की दर 6.25 हो, तो आने वाले टाइम में अगर वो 6.25 से 6.50 होगा, तो उसकी वैल्यूएशन ऐसे हो जाती है कि इसका रेट कम हो गया, कि 100 रुपए में मैंने किया तो उसका 99 रुपये हो गया रेट। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे को लॉस हो गया, जो कि एक नोशनल लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है, क्योंकि 3 साल में मेरे को वो मिलने ही वाले हैं पैसे। परंतु एक निवेशक को ये लगता है कि डेट फंड में वॉलेटिलिटी होती है। जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, हर तरह के फंड होते हैं जिसमें एक FMP है जिसमें लिक्विडिटी कम है। जब कहते हैं कि मार्केट में वो इसकी लिस्टिंग होती है, पर मार्केट में जब बेचा खरीदा ही नहीं जाता तो लिक्विडिटी नहीं होती है। तो उसके लिए हर एक वर्ग के लिए अलग अलग स्कीम होती है डेट फंड में भी।
जैसे आपने बात किया टारगेट मैच्योरिटी फंड की, तो टारगेट मैच्योरिटी कैसे होता है कि आज की डेट में हमने बोला कि 2027 का हम टारगेट मैच्योरिटी लेके आए हैं, तो उसका आज की डेट में अंदाजन जो यील्ड है वो होएगा 7.30 7.40। उसमें 25 या 30 पैसे अगर खर्चा भी निकल जाता है तो 7% जो व्यक्ति को मिलेगा। पहली बात तो ये है कि ये जनरली जो एफडी से मिलता है उससे ज्यादा मिलता है। अब ये तो सेफ्टी की बात होगी, एक तरफ बैंक की एफडी है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो एक तरह की बिल्कुल सेफ्टी बराबर है। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इज मोर सिक्योर देन एनी, कोई लो लेवल का बैंक हो तो उससे ज्यादा सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, सॉवरन है, ये तो सरकार का है। तो उस 7% को इसमें एक और फायदा है कि ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम के थ्रू जो पैसा लगता है, इसको आप ब्याज नहीं मानते, इसको कैपिटल गेन मानते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वैल्यूएशन क्या होगी, तो उसमें आपको पक्का मालूम होता है कि आपको 6.25 से मिलने वाला। तो जो टारगेट मैच्योरिटी में 7% पे लगा है, अगर मैं 3 साल तक या 5 साल तक रहता हूं तो मेरे को 7% ही मिलेगा पक्का, क्योंकि वो गारंटीड है। परंतु अगर ब्याज दर कम हो गई मार्केट में, जो कि लगता है कि आज की डेट में ब्याज दरें पीक पे हो गई है 7.5% के करीब की, जब 10% साल का हो जाता है तो सब जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको लगता है कि ब्याज दर अब आने वाले टाइम में इससे कम होगी। और जब वो ब्याज दर कम होएगी तो इसमें कैपिटल गेन आ जाएगा। आपने चाहे 5 साल के लिए डाला या 7 साल के लिए डाला, परंतु 3 साल में अगर ब्याज दर कम हुई तो आपको इसका 7 की जगह 10%, 11% की रिटर्न भी आ सकती है। ये तो होगी सेफ्टी की और वैसी वैल्यूएशन की बात। जहां तक लिक्विडिटी है, आप कभी भी निकाल सकते हो। जैसे एफडी में भी अगर मैं 3 साल की एफडी करता हूँ तो उसमें मैं अगर 1 साल के बाद जाता हूँ तो मेरे को 1 साल का जो ब्याज दर होता है जब मैंने एफडी करवाई थी, उससे 1% पेनल्टी लग के वापस मिलता है। और इधर भी बाई चांस अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि ब्याज दर थोड़ा ऊपर जाएगा, 25 पैसे और ऊपर जाएगा, तो आपको आपका पैसा तो मिल ही जाएगा। हो सकता है 7% की जगह आपको 6% मिले या परंतु अगर 3 साल से कम है तो उसमें टैक्स आपको नॉर्मल जैसे आपका टैक्स दर में आते हैं उसमें आते हैं। अगर 3 साल के ऊपर है तो आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है? वो ये है कि अगर आज की डेट में इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है 7% है, तो एक उदाहरण के लिए मैं 7% ही मान के चलता हूँ 3 साल के लिए, 7 3 21% 3 साल में आया, और इधर 21% ही मेरे को रिटर्न मिली, तो 21 में के सामने में से 21 कट जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी और 7% टैक्स फ्री बन जाएगा। एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि 7 की सामने 7 की जगह 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और अगर 6 हुआ, 18 हुआ, तो जो 3 रुपए बचेंगे आपके, उसके ऊपर आपको 20% जो टैक्स देना है, कैपिटल गेन टैक्स। तो टैक्स एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, लिक्विडिटी के हिसाब से बिल्कुल बराबर है, और सेफ्टी के हिसाब से आज की डेट में जितने भी आ रहे हैं इसमें कोई कॉर्पोरेट पेपर नहीं लगाया जा रहा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी लगती है या स्टेट डेवलपमेंट लोन लगते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा सेटल होते हैं, तो इसमें रिस्क तो 0 है। और जैसे एक धारणा बनी हुई है कि जो बंदे इक्विटी में नहीं जाना चाहते, डेट भी उनके लिए ही बहुत ही बढ़िया जरिया है। अगर मैं आज अपनी बात करूं, मेरा बैंक डिपॉजिट में पैसा सिर्फ वही होगा जो थोड़ा बहुत पैसा सेविंग बैंक में पड़ा रहता है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए, मतलब बहुत थोड़ा, मतलब जिसको बोलो कि आधे महीने की तनख्वाह या 10 दिन की तनख्वाह के बराबर होता है, तो वो रहता है। बाकी सब मेरा डेट में या इक्विटी में लगा रहेगा। तो ये बहुत ही बड़े जरिए है इन्वेस्टर के लिए। डीपी सिंह साहब, डेली हंट के ज्यादातर व्यूअर छोटे शहरों से आते हैं और यंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि निवेश करें, अपनी जिंदगी बेहतर करें। तो अगर एक शुरुआती निवेशक है, यंग है, प्रॉब्लम यह है कि अब इतनी कैटेगरीज बन गई हैं, इतनी स्कीम्स हैं, नए नए म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं, तो किस तरह से शुरुआत की जाए? मैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्कीम आपसे नहीं पूछ रहा, ना कोई कैटेगरी, लेकिन कोई शुरुआत अगर करना चाहता है और जिसने कभी पहले निवेश नहीं किया, तो क्या क्या आपके मुताबिक सही रास्ता होगा निवेश करने का, शुरू करने का? देखिए सर, किसी भी व्यक्ति के लिए शुरुआत करने के लिए मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको सेविंग
को इन्वेस्ट करने की जो जो एक है सेविंग, तो पहले देखो जब मेरे को, अगर मैं नौजवान हूँ, मेरा पैसा अगर मेरे को तनख्वाह मिलती है तो वो बैंक में जाती है, और बैंक से मैं उसको करना क्या है, खर्चे के बाद जो भी है उसको बैंक में ही पड़ा रहने दूं या कहीं और। एक तो चीज सबको समझ में आ गई है कि बैंक में पड़ा रहने से रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहला कदम होगा कि एक अच्छी स्कीम में, किसी अच्छे फंड हाउस की एक अच्छी स्कीम में, जब मैं अच्छी स्कीम की बात करता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने पिछले एक साल बहुत बड़ा रिटर्न दिया हो, या किसी ने, क्योंकि एक ये भी सर्वे किया गया जो आज की डेट में रिटर्न, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे बैंक डिपॉजिट में हम देखते हैं कि आगे कितना मिलेगा, म्यूचुअल फंड में होता है कि पीछे कितना दिया, आने वाले टाइम का किसी को मालूम नहीं। पहली बात तो यह है कि अगर आपको इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है किसी भी अच्छे फंड, क्रेडिबल फंड हाउस की एक स्कीम को, जो कि एक डाइवर्सिफाइड स्कीम हो, उसमें एसआईपी करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद, ये तो शुरुआत की बात हुई, और कुछ पैसा आपको, ये जो शॉर्ट टर्म के फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड, आपको पैसा बैंक डिपॉजिट में ना रख के, सेविंग बैंक में ना रख के अपना पैसा उधर पार करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में है, तो 1 लाख सेविंग में पड़ा है, तो मैं उसमें मेरा क्या तरीका रहेगा, उसमें से 75,000 ना मनी मार्केट फंड में रखूं, सिर्फ 20-25 हजार रुपया मैं अपने सेविंग में रखूंगा, 50,000 से 60,000 मैं अपने सेविंग्स फंड में डाल दूंगा टू स्टार्ट विद। और उसके बाद एक 10,000 की एप्लीकेशन लगा के साथ में 2,000 या 2,500 रुपए की मैं एक एसआईपी शुरू कर दूंगा। और उसको, जो एसआईपी शुरू करनी है वो शुरुआत से ही ऐसे करनी है कि हर साल 10% बढ़ती रहे कम से कम। क्योंकि कई बार होता है फायर एंड फॉरगेट, एक बार करके छोड़ देते हैं, चाहे मेरा लाइफ स्टाइल, मेरी सैलरी मेरी कितने भी बढ़ जाए, वो एसआईपी उतनी ही चली रहती है। तो उससे क्या होगा कि आप इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करोगे, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा लोगे। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ये तो शुरुआत, जिसको कुछ भी नहीं मालूम, अगर आपको लगता है कि यहाँ, अगर आपको भी वैसे विश्वास है जैसे मेरे को है या विवेक जी को है कि इक्विटी मार्केट लंबे समय के लिए तो ज्यादा करेगी, तो मैं 10,000 की जगह 50,000 उसमें डाल दूंगा, और बाकी मैं 25,000 उसमें मनी मार्केट में रखूंगा। पर ऐसे भी मैं ज्यादा अमाउंट की कर सकता हूँ 25,000 के बाद। परंतु शुरुआत करने का पहला, जो मैं अगर ये मान के चलूँ कि कंजर्वेटिव है, उन्होंने कभी मार्केट का देखा नहीं, टू स्टार्ट विद पुट मनी इन मनी मार्केट फंड एंड स्टार्ट एन एसआईपी विद स्मॉल सम लम सम इनटू ए डाइवर्सिफाइड इक्विटी। तो वो जैसे जैसे आमतौर पे जो फ्लेक्सी कैप फंड आते हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड में लगा दो, ताकि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का भी, या लार्ज या मल्टी कैप में लगा दो या फ्लेक्सी कैप में लगा दो, दोनों में से किसी में भी लगा के आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। ना ही आपको ज्यादा स्मॉल कैप में जाने की जरूरत है ना मिड की, क्योंकि हिंदुस्तान में हर तरह की कंपनी काम अच्छा करेगी। जब एक बार होता है, ये तो बनाने के लिए बना दिए इतनी कैटेगरीज, मेरे हिसाब से इतनी कैटेगरीज की जरूरत नहीं है। पर तू एक अगर मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में एफडी, सॉरी एसआईपी कर दो, मनी मार्केट में पैसा डाल दो, और थोड़ा सा पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखो, तो वो सबसे बढ़िया एक शुरुआत होगी किसी के लिए। सर, आजकल इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब चर्चा थोड़ी और भी बढ़ रही है, इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड, पैसिव और एक्टिव जिसको कहते हैं। और आप भी कई इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था अखबार में। तो ये जो इंडेक्स फंड वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हैं, हमारे देश में अभी उतने पॉपुलर नहीं है जितने एक्टिव फंड्स हैं। लेकिन किस तरह के निवेशकों को इंडेक्स फंड चुनना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, इंडेक्स फंड कई तरह के होते हैं सर। एक तो हम जब इंडेक्स फंड की बात करते हैं, वो जो हम निफ्टी या सेंसेक्स की बात करते हैं उसको रेप्लिकेट करते हैं, या कोई मिड कैप इंडेक्स को करता है, कोई स्मॉल कैप इंडेक्स को करता है। अब जो समझने वाली बात है, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, दो तरह के निवेशक होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल निवेशक होते हैं, स्पेशली वो जो कि एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करते हैं। जैसे मैं अगर किसी प्रोविडेंट फंड का इंचार्ज हूँ और मेरे को इक्विटी में पैसा लगाना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा रिया नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इक्विटी मार्केट में किसी को मालूम नहीं होता, और मैं एक किसी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया तरीका मेरे लिए ये है कि मैं इंडेक्स फंड में डाल दूं जिसमें कोई बायस नहीं है। जैसे जैसे इंडेक्स मार्केट चलेगा उसी के मुताबिक आपको रिटर्न आता है।
ये तो होगी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करता है, या दूसरा एक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल हो सकता है जहाँ पे मैं एक कंपनी का वर्कर हूँ, जब मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं कहने के लिए कुछ भी कहता हूँ, मेरा रिस्क एपिटाइट है और जिम्मेवारी मेरी है कि मैं इसको रखूँ तो उसको मैं इंडेक्स फंड में डाल दूँ। तीसरा आ जाता है, जैसे आपने पहले बात की कि बिल्कुल नया निवेशक है, उसको कुछ पता नहीं है कि मार्केट ये लार्ज कैप क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, तो ठीक है भाई, आप अपने इंडेक्स फंड में एसआईपी कर दो ताकि वो उसका आपको जो भी रिटर्न मार्केट में आएगा वो मिलता रहेगा। तो उसमें खर्चा भी कम होता है। तो आमतौर पे अगर आप एक एक्टिव फंड की बात करो तो एक्टिव फंड में अगर खर्चा 1.5 रुपए 1.5 to 2% है, तो इंडेक्स फंड में मतलब 1 रुपए से नीचे ही होता है, 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, ऐसे करके खर्चा होता है। तो लगता तो सब ठीक है, परंतु उसमें एक और चीज है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये हम सबको मालूम है कि इंडिया में आने वाले टाइम में बड़े नए व्यापार आने वाले हैं, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी बहुत अच्छा करेंगे। अब इंडेक्स में 250 कंपनीज है। अब 250 कंपनी में कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है वो देखने का नहीं है, वो तो सिर्फ सेंसेक्स में आ गई, हमने उसमें उतने परसेंटेज में पैसा डाल देना है। कोई जिम्मेवारी नहीं है फंड मैनेजर की। फंड मैनेजर बायस भी नहीं है और फंड मैनेजर की जिम्मेवारी भी नहीं। अगर मैं अभी आज की डेट में आपको अपना एग्जांपल दूं, अगर हम 2.5 लाख करोड़ के करीब इन्वेस्ट किया हुआ है एक्टिव फंड्स में, सिर्फ एक्टिव फंड्स की बात करता हूँ, तो हमारा यूनिवर्स सिर्फ 370 या 400 कंपनीज का है जिसको हम पूरा रिसर्च करते हैं, उसकी मैनेजमेंट को मिलते हैं, उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, उनका ये देखते हैं कि ये बिजनेस जो है आने वाले 10 साल में 15 साल में कैसे चलने वाला है। और जब हमारी रिसर्च टीम को, एनालिस्ट टीम को पूरा विश्वास होता है कि मैनेजमेंट सही क्वालिटी के, तो हम उस स्टॉक को अपने यूनिवर्स में लेते हैं। जब आप इंडेक्स में लगाओगे जहाँ पे 250 है, जैसे हमारा मिड कैप फंड है, उसमें मेरे 40 या 50 स्टॉक होंगे, या स्मॉल कैप में 30 या 40 होंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि बाकी के 200 ठीक नहीं है, वो ठीक भी हो सकते हैं, परंतु हमें जितने किया, हमने फंडामेंटल जिसके देखे, हमने इतनी कंपनीज के देखे, तो उसमें हम डे इन एंड डे आउट मैनेजमेंट से बात करते हैं ताकि जो निवेशक है उसका पैसा बिल्कुल सेफ रहे। अब 250 कंपनी में कुछ ऐसी कंपनी भी होंगी जो हम वैसे अपने एक्टिव फंड में उसका 1 पैसा भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं है, हमें उसके बिजनेस मॉडल पे विश्वास नहीं है, परंतु क्योंकि वो शेयर जो है मार्केट में उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है, तो उसकी वजह से वो सेंसेक्स या बेंचमार्क में है। तो अगर आप इंडेक्स में लगाओगे आपका पैसा उसमें भी लगेगा, उसका रिस्क और वो भी है, वो भी आपको मिलेगा। जो एक एक्टिव फंड है उसमें फंड मैनेजर का मैंडेट यही होता है कि अपने बेंचमार्क को बीट करके आउट परफॉर्म करे। तो वो जो बायस है ना, उसको उसको देखना तो होता ही है, परंतु कई बार ऐसा है जब मार्केट बहुत ऊपर चल रही है, यू शुड नॉट बी वेरी हैप्पी कि आपको सेंसेक्स ने 20% दिया, एक किसी टाइम पे हो सकता है कि आपके फंड ने आपको 18 या 19% दिया हो, परंतु फिर भी मैं एक्टिव में जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्क से एक्सपोज नहीं किया। ये दोनों दो तरीके हैं, नजरिए हैं देखने वाले। तो इंडेक्स फंड और पैसिव, ये जो पैसिव और एक्टिव दोनों एक साथ चलेंगे। और अगर किसी को कॉस्ट कॉन्शियसनेस ज्यादा है, किसी को ये है कि मेरे को फंड मैनेजर के ऊपर नहीं है, विश्वास नहीं होता ज्यादा, तो मार्केट के ऊपर चलना तो इंडेक्स में डालें। और अगर किसी को लगता है कि नहीं, फंड मैनेजर विल डू अ बेटर जॉब, दे कैन पुट इन द एक्टिव फंड्स। इन माय व्यू, एटलीस्ट फॉर 1 decade, कम से कम 1 दशक के लिए हिंदुस्तान में अल्फा जनरेटिंग जो अपॉर्चुनिटीज है बहुत है। अभी आने वाले टाइम में अल्फा जनरेट होगा, वो हमें हमें एज ए फंड हाउस विश्वास है। तो हम, परंतु फिर भी हम तो एज ए, क्योंकि हमारा तो फंड हाउस इतना बड़ा है, हमने हर एक व्यक्ति के लिए हर एक तरह का फंड अपने बुके में रखा हुआ है। आपको जो चाहिए, हमारा तो शोरूम है, सब कुछ अवेलेबल है, वट एवर यू वांट यू कैन बाय। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी सिंह साहब, हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हमारा इंटरव्यू हो तो आप 10 लाख भी, करोड़ करोड़ भी पार कर जाएं, और जल्द से जल्द, क्योंकि बातचीत करना आपसे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द आपसे एक बार फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।